हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं सिस्टम ऑडिट का पार्ट। इसको मोस्टली हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अपनी सीए की रेफरेंस बुक देखी होगी या सीएस की रेफरेंस बुक देखी होगी, तो उसमें जो सिस्टम ऑडिट है मोस्टली वो इंफॉर्मेशन सिस्टम से लिंक ही होता है। ऐसे तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑडिट भी आती है या और कोई भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली इंफॉर्मेशन सिस्टम के सेंस में पढ़ेंगे। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल को देखना है। जब भी क्लाइंट का डेटा आता है तो ये नहीं कि उसका अनऑथोराइज यूज़ कर दिया गया हो, तो वो देखना है कि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। जो भी इससे रिलेटेड अपनी एसेट्स है उसका सेफगार्ड किया जा रहा है। तो उस केस में किसका यूज होता है? ऑडिट का। यानी एक तरीके से एग्जामिन किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है तो उसका अनऑथराइज यूज़ नहीं हो या टाइम ज़्यादा नहीं लगे, तो एक प्रॉपर कंट्रोल बना रहे हैं। जैसे मैनेजमेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो वो सारा पार्ट किस में आ जाता है? सिस्टम ऑडिट में आ जाता है। जो मैंने अभी ये बोले जितने भी कंट्रोल, ये भी मैंने कवर किए हैं, आगे आपको पता चल जाएंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल सिंपल से सोचिए कि जैसे मेरी कोचिंग है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरा धीरे धीरे कोचिंग बढ़ती जा रही है, तो मैंने ऐप डेवलप कर लिया कि जिससे क्या होगा कि जो भी मेरे पास सब्सक्राइबर आएंगे या मेंबर आएंगे, वो जो भी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करेंगे, अपना नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, क्या इंटरेस्ट है पर्टिकुलर, क्या क्या उन्होंने करा हुआ है, जनरली उनसे रिलेटेड पार्ट आ गया, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब अगर मेरा कोई स्टाफ हो गया, ये मान के चलिए कि मैंने ऐप डेवलप नहीं करा, मैंने तो किसी ऐप डेवलपिंग कंपनी से एक तरीके से क्या करवाया था, ऐप डेवलप कराया था, तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो जो भी डेटा जाता है वो उस ऐप डेवलपिंग कंपनी के पास चले जाता है, वो उसका अनऑथराइज यूज़ कर रही है, तो वो तो गलत ही हो गया। तो डेटा की इंटीग्रिटी नहीं रही, ठीक है, डेटा की सेफ्टी नहीं रही, लूप होल हो गया। जैसे आप देखते हो कि क्या करते हो, आप किसी साइट में जाते हो, वहाँ पे लिखा था सिर्फ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये लिखा हुआ था, लेकिन एस नहीं लिखा हुआ था, तो वो सिक्योर नहीं है। इसका मतलब अगर आप उसमें अपनी बैंक की डिटेल ये सब कुछ डालोगे तो क्या पता आपका जो डेटा है वो लीक भी हो सकता है। लेकिन सिक्योर वाले में डालोगे तो डेटा लीक नहीं होगा, जनरली ये बोला जाता है। ठीक है, क्या पता आपकी जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, उसको हैकर ने हैक कर दिया, आपको पता नहीं चला, तो उसका भी एक तरीके से ऑडिट के थ्रू पता चल जाता है। किसी स्टाफ ने ढंग से कंट्रोल नहीं करा, ऑपरेशनल कंट्रोल मैं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल बोल रहा हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अगर ढंग से नहीं हुआ तो वो आपको किसके थ्रू पता चल जाएगा? इसके थ्रू पता चल जाएगा। वैसे ही ज़रूरी नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि इसके अलावा इसमें ये भी आ जाता है कि देखिए, जैसे बैंक है, बैंक के पास जो भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आती है, तो बैंक क्या करता है, उसके बेसिस पे ही लोन प्रोवाइड करता है या और कोई भी फैसिलिटी देता है, तो वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देता है। तो इस टाइप से सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो कि रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करें। कि आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ, अगर आपने पर्टिकुलर एक लिमिट डाल दी कि मुझे इतना लोन चाहिए, आपको नहीं मिला, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, उस हिसाब से क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो आजकल बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है, अपने अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर लेती है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जनरली क्या हो गया, कंप्यूटराइज पार्ट आ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप 40-50 साल पहले की बात करोगे तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नॉर्मली क्या बोलोगे, मैनुअल सारा काम होता था, डेटा प्रोसेसिंग क्या होती थी, मैनुअल। लेकिन आजकल कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो उस केस में क्या बोल सकते हैं कि डेटा की इंटीग्रिटी पे भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हैक हो गया, मैंने बोल दिया, या जो स्टाफ है उसने गलत यूज़ कर दिया डेटा का, किसी और क्लाइंट को दे दिया गया। आपके जो भी मैंने बताया डेटा है वो क्या करते हैं, किसी और कंपनीज को बेच दिया जाता है, फिर आपके पास कभी कभी मेल आने लग जाते हैं, कॉल आने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे कभी कभी तो आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पे भी क्या करते हो, अपना मोबाइल नंबर दे देते हो। कई जने बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कमाना है तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर कीजिए, दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। आपको ऐड कर दिया गया, ठीक है, या ऐड किया ही नहीं गया, आपका नंबर आ गया, अब उसके थ्रू आपको कॉल कर रहे हैं कि सर स्टॉक मार्केट में आपका काम कैसा चल रहा है, इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो एक तरीके से वो भी आपका डेटा लीक ही है। तो वैसे ही बात कर रहा है किसकी, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग, और सिस्टम ऑडिट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एवेल्यूटिंग एविडेंस टू डिटरमिन वेदर ए कंप्यूटर सिस्टम सेफगार्ड्स असेट्स। तो ये बोल रहा है कि ये चेक करना कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कि वो एसेट्स को सेफगार्ड कर रहा है, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है, मतलब कोई लूप होल नहीं है कि डेटा का अनऑथराइज यूज़ नहीं हो रहा हो, तो डेटा इंटीग्रिटी रहे, ठीक है, यानी जो भी डेटा है वो सिक्योर रहे, अलाउज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू बी अचीव इफेक्टिवली एंड यूजेस रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ये हो गया। अब ये जो इफेक्टिवली एफिशिएंटली है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मेरे पास अलग से पीडीएफ है, उससे रिलेटेड पार्ट बता दूंगा, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कवर नहीं करा इस पीडीएफ में क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ का नहीं था। लेकिन इस लाइन का मतलब आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए एक बार, एक मिनट। अब देखिए आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इम्प्रूव सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। देखिए, इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी,
जनरली ऑडिट के थ्रू यही होता है। इम्प्रूव्ड सिस्टम एफिशिएंसी, इम्प्रूव्ड सिस्टम इफेक्टिवनेस। देखिए इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि कोई भी टास्क आपको दिया है राइट टाइम पे करना। मैंने आपको बताया था कि जो भी टास्क दिया, जैसे मैंने बताया था कि 5 फर्नीचर बनाने के लिए बोला किसी लेबर को, तो उसने 5 बना लिए या उससे ज़्यादा बना लिए, एक तरीके से क्या हो गया, इफेक्टिवनेस काम किया है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि उसने बिना रिसोर्सेज के वेस्ट किए ये पर्टिकुलर काम किया है। हमने उसको जो भी इनपुट दिया है उसका उसने वेस्टेज कम किया है, या जितना दिया है उतना ही उसने यूज़ किया है, तो वो एफिशिएंट पार्ट बताता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम की एफिशिएंसी की बात कर रहा है और इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है। इफेक्टिवनेस का तो मतलब क्या हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए यूज आनी चाहिए थी, या हमने उसके लिए जो भी प्लान बनाए थे वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो वही हो गया कि जो टास्क दिया था वो ढंग से हो रहा ही नहीं हो रहा। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि जो भी पर्टिकुलर सिस्टम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, या जितनी हमारी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या पता हमें और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाए या और हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो देखना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एसेट सेफ गार्डिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या बोल दिया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जो भी एसेट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें क्या आता है, हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, फैसिलिटीज़ आती है, पीपल आता है। देखिए याद रखना कि सॉफ्टवेयर, आप क्या सोचते हो कि यार कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या हो गया, टैली हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं। क्या होता है, कई कई कंपनीज क्या करती है, अपने खुद के पैकेज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, अलग अलग प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे मान के चलिए सैप हो गया, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम आता है, तो उनसे रिलेटेड उनको कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत होती है, या इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए जो भी इक्विपमेंट है उनकी ज़रूरत होती है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फैसिलिटीज़, लोगों की नॉलेज इनके लिए हो गई, डेटा फाइल्स हो गया, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सप्लाईज हो गया। तो अगर एक तरीके से इसका अनऑथराइज यूज़ कर लिया गया, ठीक है, ये जनरली जो भी पार्ट है ये लीक हो गया। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, डेटा फाइल्स होती है, क्या पता वो सारी की सारी क्या कर दी गई, आपकी चुरा ली गई, ठीक है, या डिस्ट्रॉय, नुकसान कर दी गई, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ऑडिट के थ्रू पता चलता है कि एसेट सेफगार्ड है या नहीं है, उसके लिए क्या प्रॉपर कंट्रोल के मेथड को फॉलो किया गया या नहीं किया गया, ये पता चल गया। डेटा इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव, वही जैसे मैंने बताया कि देखिए डेटा जब भी होता है वो जनरली क्या होना चाहिए, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कंप्लीटनेस, साउंडनेस, प्योरिटी, वेरासिटी, ये बोल दिया। अगर डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं की जाएगी, एन ऑर्गेनाइजेशन नो लॉन्गर हैज़ ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इटसेल्फ और ऑफ इवेंट। इसका मतलब क्लाइंट जो भी है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, तो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को सिक्योर रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योर या कंट्रोलिंग सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो आपके मैनेजमेंट पे कितना कंट्रोल है। जनरली जब भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट आ रहा है तो डेटा को कैसे यूज़ किया जा रहा है वो देखना है। ये नहीं कि बहुत सारे अलग अलग डिसीजन मेकर्स हैं, वो डेटा को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या पता किसी डिसीजन मेकर का विचार बदल जाए, आइडिया बदल जाए, और किसी दूसरे कंप्यूटर को क्या कर दे, जो भी डेटा है वो ट्रांसफ़र कर दे, भेज दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके डेटा का सारा ट्रांसफ़र दूसरी कंपनी का चले गया। अब दूसरी कंपनी अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी, क्या पता आपकी कंपनी को उस कंपनी ने खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, किसके बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो उसको पता चल जाएगी। इसलिए डेटा इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बोल दिया सिस्टम इफेक्टिवनेस ऑब्जेक्टिव। इसलिए देखिए मैंने पीडीएफ में, जो अपनी पीडीएफ है उसमें कवर नहीं करा, ये तो अलग से पीडीएफ है उसमें बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पार्ट आपका आता नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसमें जनरली ये बोलेगा कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ किया है वो इफेक्टिवली अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, वो हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए सिंपल एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, जैसे देखिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैंने टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करा। अब वो जनरली कितने का आता है, 21 23 मान लो इतने का आता है। अगर मल्टीपल यूज़र लेता हूँ तो वो कितने का मिल जाता है मुझे, 50,000 60,000 का मिल जाता है, 70,000 का मिल जाता है, कि बहुत सारे कंप्यूटर में यूज़ हो जाता है। लेकिन मेरा क्या है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, नॉर्मल मेरे को स्टॉक मेंटेन ये सब करना था। तो मेरे को लगा कि यार इसकी जगह, टैली की जगह एक और सॉफ्टवेयर आता है जो सस्ता आता है, मार्क, ठीक है, वो ले लेना चाहिए, क्योंकि फालतू के लिए क्या है, मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो मुझे अपनी क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड पार्ट को देखना है। पर मुझे ये लग रहा है कि जो मार्क सॉफ्टवेयर है उसमें क्या सिक्योरिटी का लूप होल रहेगा, कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं और भी जा सकती है, डेटा इंटीग्रिटी इतना नहीं है। तो उस केस में क्या बोलूँगा कि यार टैली सॉफ्टवेयर ही सही है। तो वो क्या है, आपके ऊपर है डिसीजन कि किस तरीके से आपका सिस्टम इफेक्टिवनेस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पोस्ट ऑडिट में भी पता चल जाता है। इसी तरीके से क्या होता है प्री ऑडिट में। पोस्ट ऑडिट से तो क्या पता चलता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, क्योंकि पोस्ट ऑडिट का मतलब क्या हुआ, कोई पर्टिकुलर वर्क हो गया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपने क्या कर दिया, अपने बिजनेस में लगा लिया। अब वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, कब पता चलेगा, बाद में। अब आप उसके थ्रू ही देखोगे कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम को हटाना है या नहीं हटाना है, या उसको चलाए रखना है या उसको मॉडिफाई करना है, ये पार्ट आ गया। वैसे ही बोल रहा है कि इफेक्टिवनेस ऑडिटिंग आल्सो कैन बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द डिज़ाइन स्टेज ऑफ ए सिस्टम, कि सिस्टम जब डिज़ाइन हो रहा था उस वक्त भी आप क्या कर सकते हो,
इफेक्टिवनेस यानी ऑडिट का पार्ट कवर कर सकते हो, यानी प्री ऑडिट भी देख सकते हो एक तरीके से डिज़ाइन होते समय सिस्टम की। यूजर्स ऑफन हैव ए डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग और एग्रीइंग ऑन देयर नीड्स, मोर एवर सब्सटेंशियल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ऑफन अकर बिटवीन सिस्टम डिज़ाइनर एंड यूज़र। इसका मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं कि जो भी यूज़र, जैसे क्लाइंट है, आप क्लाइंट हो, मैं क्या कर रहा हूँ एक तरीके से जो भी सिस्टम प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो पहले मैं जो क्लाइंट है उससे उनकी नीड पूछूंगा बेसिक, उस हिसाब से क्या करूँगा, मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करूँगा। जैसे अगर आप देखिए कि मैंने आपको बोला कि जैसे जूम ऐप आप जानते हो आजकल अभी बहुत चल रहा है ना, लेकिन आप क्या बोल सकते हो वो चाइनीज़ है, और अभी क्या हो रहा है कि बोल रहे हैं कि चाइना की जो भी चीज़ें हैं उनका विरोध कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जियो लेके आ गया सेम टू सेम जियो मीट, ठीक है। तो वो भी क्या लेके आया, एक सॉफ्टवेयर लेके आया, उसने यूजर इंटरफेस अंदर की चीज़ें सारी की सारी सेम रखी। क्योंकि ऐसा क्यों करा होगा उसने, देखिए एक तो उसका क्या होगा, पैसा बचा होगा। क्यों? क्योंकि यूज़र इंटरफेस के लिए अलग से एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सेम जैसे जूम ऐप था वैसे का वैसे जियो मीट ने बना लिया। जो भी उनके अंदर की रिक्वायरमेंट थी वो भी उसने क्या कर दी, सेम टू सेम बना ली, क्योंकि जो यूज़ कर रहे हैं वो आराम से इस पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो जियो ने क्या करा, एक खेल खेला कि मेड इन इंडिया ऐप है, एक तरीके से बोल लिया, और साथ में क्या बोल दिया कि मेरी कॉस्ट एक तरीके से बच गई, क्योंकि मुझे अलग से यूज़र इंटरफेस सोचना नहीं पड़ा, और जो इसके जूम के क्लाइंट थे वो क्या है, मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है किसके हिसाब से, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, तब जाके इफेक्टिवनेस पार्ट आता है। एफिशिएंसी का मतलब वही बोला कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है तो देखिए क्या बोल रहा है उसमें, मशीन टाइम, पेरिफेरल मतलब जो भी कंपोनेंट है वो कितने यूज़ हो रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ हो रहा है, और लेबर क्या लग रही है। तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्टिमाइज यूज़ हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको और नीड है तो आप क्या करोगे, और पेरिफेरल्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर और लेबर क्या करोगे, हायर करोगे। तो वो किसके ऊपर है, आपके बिजनेस के यूज़ के ऊपर है। ये बोल दिया कि अगर आपकी कोई एफिशिएंसी वाला रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज अगर बचा हुआ है, क्योंकि आपने तो क्या कर लिया, अपना काम कर लिया इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करके, लेकिन अभी भी उसकी कुछ 10% 20% हिस्सा बचा हुआ है, तो क्या पता आप उसका भी यूज़ कर सकते हो बात के लिए। तो ये पार्ट आ गया। तो ये ऑडिट के थ्रू पता चल जाता है कि आपने अपने रिसोर्सेज का कैसे यूज़ किया है। तो यही जनरली ये बता रहा है। दस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग सपोर्ट्स ट्रेडिशनल ऑडिट ऑब्जेक्टिव, अ टेस्ट ऑब्जेक्टिव जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर से रिलेटेड है, दैट फोकस ऑन असेट सेफगार्डिंग एंड डेटा इंटीग्रिटी एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। देखिए अब क्या बोल रहा है कि इसमें ट्रेडिशनल ऑडिट ऑब्जेक्टिव वो तो आ ही रहे हैं जो कि नॉर्मल आपके ऑडिट ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर उसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटर क्या सोच रहा है कि एसेट्स को सेफगार्ड करना है, डेटा को इंटीग्रेट करना है, इफेक्टिवनेस लाना है, एफिशिएंसी लानी है। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो ये दोनों चीज़ें देखेगा। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कौन देखेगा, इंटरनल ऑडिटर देखेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इंटरनल ऑडिटर क्या देखेगा, नॉट ओनली अ टेस्ट ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब इसमें 4 ऑब्जेक्टिव आ गए। तो जब भी आपके एग्जाम में आए तो ये जनरली आ जाएंगे जो मैंने कवर कर लिए। इसके अलावा बोल रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा बोला गया है, जो ऊपर बोला गया है वैसे ही हो। इसके अलावा क्या होता है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, रूल होते हैं, कंडीशन होते हैं, उनको देखते हुए भी पर्टिकुलर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, उनको भी चेक करना पड़ता है। जैसे बोल रहा है एग्जांपल है, बैंक माइट हैव टू कंप्लाई विथ ए गवर्नमेंट रेगुलेशन अबाउट हाउ मच इट कैन लैंड, कि वो कितना एक तरीके से उधार दे सकता है कस्टमर्स को, क्लाइंट को, पब्लिक को कितना उधार दे सकता है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में वो भी डेटा होगा, ठीक है, पब्लिक का या क्लाइंट का डेटा होगा, तो वो भी जनरली ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट करेगा। ये आ गया पार्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारा पार्ट मैंने बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑडिटिंग। नॉर्मल पार्ट है, देखिए आपको क्या करना है, जो भी प्रोसेस है उसको वैलिडेट करना है, सिस्टम डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल एक तरीके से कितनी होगी उसको कंट्रोल करना है, ये सारा पार्ट आ गया। जो भी मशीनरीज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो कैसे एक्सेस करना है, कौन एक्सेस करेगा, किसके पास इसका ऑथोराइज यूज़ होगा, वो सारा पार्ट देखना है। तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है, टिपिकल का है। देखिए क्या बोल रहा है, द जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलोज: वैलिडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस फंक्शन, वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये आ गया सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक। और यहाँ पे देखना ऊपर क्या बोल रहा है, वैलिडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस फंक्शन, कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाएगी तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल का एस्पेक्ट क्या रहेगा। वैसे ही सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि वो सिस्टम कितने सालों तक काम आता रहेगा, कब आप उसको मॉडिफाई करोगे तो उसके कंट्रोल का फीचर आ गया। इसी तरीके से बोल रहा है कि उस इंस्टॉलेशन का एक्सेस किसके पास रहेगा,
टर्मिनल इनको कौन यूज़ करेगा, लाइब्रेरीज़ जो भी यानी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा है उनको आपने कहीं ना कहीं रखा होगा, तो वो सारी लाइब्रेरीज़ को कौन एक्सेस करेगा, उसका वैलिडेशन का पार्ट। ठीक है कि ऑथोराइज यूज़ ही किया गया है, अनऑथोराइज यूज़ नहीं किया गया, जिनके पास की रहती है इनसे रिलेटेड या लॉक रहता है वही यूज़ कर रहे हो। ऑटोमेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग एक्टिविटीज़, इंटरनल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मेंबर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस फंक्शन डिपार्टमेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इंटरनल ऑडिटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड ही है, मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ है, उसका ऑटोमेशन देखना कि किस तरीके से वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अभी जैसे देखो मेरे को किसी ने ऐप का कंपनी ने बोला कि आपको क्या करना है, ऐप चाहिए क्या, तो 1 महीने क्या दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। अब वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो किसी और को प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंपनी क्या लेजिटिमेट है, मुझे पता है लीगल कंपनी है, क्योंकि मैंने उसका पूरा का पूरा चेक कर लिया पार्ट कि वो सही है कंपनी। अब वो मेरे डेटा को क्या है किसी और को नहीं देंगे कि मेरी बैंक की डिटेल किसी और को दे दी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो और क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दे रही हैं। ये आ गया। तो उनकी इंटरनल ऑडिटिंग एक्टिविटी क्या है, वो कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा। क्या पता उन्होंने डेटा को अगर लीक करा होगा तो वो पता कर लेगा। और ऑटोमेशन का प्रोसेस मतलब क्या हो गया कि कैसे वो क्लाइंट की सर्विसेज को हैंडल कर रहे हैं। क्लाइंट जो भी इन्फॉर्मेशन बोलता है कि मेरे को ये चाहिए, जैसे मैंने क्या बोल दिया कि यार इसमें नेट कॉमर्स का ऑप्शन तो है ही नहीं, जब भी कोई कस्टमर आएगा, जब भी कोई मेंबर आएगा जुड़ने के लिए ऐप में, तो उसमें तो नेट कॉमर्स लिखा ही नहीं हुआ, तो आप ये भी फीचर ऐड कर दीजिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये भी फीचर ऐड कर दिया। तो जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इंटरनल ट्रेनिंग, तो उन क्लाइंट्स को ऑफिस के उन एग्जीक्यूटिव्स को, स्टाफ को पता है, तो उनको ट्रेनिंग दी गई कि कैसे उनको क्या करना है, क्लाइंट्स को हैंडल करना है। टू ट्रेनिंग मेंबर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस फंक्शन डिपार्टमेंट, कि किस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन हैंडल करनी है, उनके लिए ट्रेनिंग दे दी गई। फिर बोल रहा है मैनेजमेंट शुड बी प्राइमरली इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। जैसे देखिए ऊपर क्या थे आपके ऑब्जेक्टिव के पार्ट थे, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, हम एक तरीके से क्या अपने गोल रख रहे हैं ना, कि ऑडिट से रिलेटेड हम क्या क्या अचीव कर पाएंगे। वैलिडेशन वैलिडेशन वैलिडेशन, ट्रेनिंग दे पाएंगे। और अगर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई नई नई चीज़ें आती है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, तो उससे रिलेटेड मेंबर्स को ट्रेनिंग भी या स्टाफ को ट्रेनिंग भी देंगे। ऑडिट के थ्रू ही पता चलेगा, क्योंकि जो भी एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुए या नहीं हुए वो कब पता चलेगा, जैसे ही पोस्ट ऑडिट का फीचर देखेंगे, बाद में ऑडिट करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो सही है या नहीं है। तो अगर सही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टाफ ने ढंग से फॉलो नहीं किया, तो स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है इसके अलावा कि मैनेजमेंट शुड बी प्राइमरली इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। तो वो क्या रोकना चाहती है, एक्सेसिव टाइम एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। मैंने आपको ये बताया कि प्रोसेसिंग किसी किसी चीज़ों में ज़्यादा लगता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, डेवलपमेंट की कॉस्ट नहीं लगे। आजकल तो क्या होता है कि कई, जैसे मैंने बताया ना कि उन्होंने मुझे ऐप प्रोवाइड किया, तो वो क्या बोलते हैं कि सारी की सारी चीज़ें आप खुद ही डाल सकते हो। कहने का मतलब वीडियो भी आप खुद डाल सकते हो, इसके अलावा क्विजेज़ भी आप खुद ही कर सकते हो, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपना टाइम सेव कर लिया, किसके थ्रू, हमारे थ्रू, कि आप सब कुछ खुद कर सकते हो। आप बाद में हमें ये मत बोलना कि क्या हो गया, गलत हो गया प्रोसेस। तो सारा का सारा कौन कर रहा है काम, क्लाइंट भी कर रहा है। जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। तो एक तरीके से उन्होंने अपना क्या कर दिया, टाइम बचा दिया। अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स टू कंप्लाई विथ, क्योंकि अगर टाइम नहीं बचता तो उन्हें और लेबर रखना पड़ता है, ये भी पार्ट हो गया ना। उसी तरीके से बोल दिया अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल ऑब्जेक्टिव टू कंप्लाई विथ रिगिड सिस्टम्स व्हेन दे बिकम ऑपरेशनल। तो ये बोल रहा है कि जैसे ही ऑपरेशन यानी बिजनेस के ऑपरेशन चालू होते हैं तो सिस्टम रिगिड हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, ऑडिट एक तरीके से आपकी हेल्प करती है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट हेल्प करती है, जो कि एक सिस्टम से रिलेटेड कमियों को आइडेंटिफाई करती है, लिमिटेशन को आइडेंटिफाई करती है। या तो उसको क्या किया जाता है, आप सही करते हो, या उस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड पार्ट को ही हटा देते हो जो कॉस्टली होता है। नॉन कंप्लाइंस विथ वैल्यू एडेड बेनिफिट्स, ये बोल रहा है कि वैल्यू एडेड बेनिफिट से रिलेटेड क्या क्या नॉन कंप्लाइंस किए गए हैं। देखिए आप ऊपर ढंग से पढ़ना, उसमें बोल रखा है प्रिवेंट करना है, यहाँ पे याद रखना, ये बोल रहा है मैनेजमेंट शुड बी प्राइमरली इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, ये बोल रहा है टू प्रिवेंट नॉन कंप्लाइंस विथ वैल्यू एडेड बेनिफिट। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लाइंस कीजिए, ठीक है, वैल्यू एडेड बेनिफिट जो भी आपको मिल रहे हो उनको एक तरीके से पालन कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम अपनाना जिससे आपको क्या हो रहा है, वैल्यू एडेड बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, ऑडिट के थ्रू प्रिवेंट करना चाहता है कि अगर कोई कंप्लाइंस नहीं कर रहा तो वो वैल्यू एडेड बेनिफिट जो उसको हो रहे थे उनका अगर नॉन कंप्लाइंस हो रहा है तो उसको रोकना। कहने का मतलब उसका पालन करना और वैल्यू एडेड बेनिफिट का फ़ायदा उठाना, ये हो गया इसका मतलब। कॉस्टली मेथड एंड सिस्टम,
यहाँ पे ये हो गया कि जो भी कॉस्टली मेथड और सिस्टम है उसको प्रिवेंट करना, पर्टिकुलर उन सिस्टम को अपनाना ही नहीं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि टैली का सॉफ्टवेयर क्या आ रहा है, अगर कॉस्टली आ रहा है और उसमें डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट तो है, लेकिन आपका डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट इतना मेन होता ही नहीं है। आपको पता है कि आपका डेटा इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि वो सिक्योर करने की ज़रूरत आपको पड़े, लेकिन सबको वैसे करना पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उसमें भी डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट है, तो इससे अच्छा आप क्या करोगे, वो परचेज करनी करेंगे। देखिए जैसे वही हो गया, एंटीवायरस होता है, तो आपको पता है कि कुछ कंपनी के एंटीवायरस क्या आते हैं, कॉस्टली आते हैं, 1200 के आते हैं, जैसे एक सीडी पर यूज़र के लिए हो गया मान के चलिए, और एक का आता है 100 रुपीज़ का, 150 रुपीज़ का। तो आपको पता है कि उसमें इतनी ज़्यादा डेटा की सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी रहेगी नहीं जो कि 1000 1200 वाले में रहेगी, ठीक। लेकिन आप क्या करना चाहते हो, बीच का रास्ता देखना चाहते हो जिसमें दोनों ही की फीचर हो, तो क्या पता आपको 500 रुपीज़ 600 में कोई पार्ट मिल गया। तो वैसे ही यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा है। अब बोल रहा है द लैक ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्व्स मैनी रिस्क, मैनी सिस्टम फेल्स बिकॉज ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग रीजंस: लैक ऑफ मैनेजमेंट टेक्निकल कैपेसिटी, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट इन सिस्टम डेवलपमेंट, इन एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉय और लैक ऑफ ट्रेनिंग। आ गया ये, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन विद रॉन्ग ओरिएंटेशन। देखिए जैसे एग्जांपल के फॉर्म में आप देख सकते हैं इन सारे पार्ट का, कि जैसे टिकटॉक ऐप बैन हो गया, आपको पता है 59 ऐप के साथ टिकटॉक ऐप भी था। ज़्यादातर क्या है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बैन हो गया। वैसे यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर, ये बोल रहे जनरली क्या है, बैन हो गया। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि बोल रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी के लिए एक तरीके का खतरा है। वही डेटा लीक ये कर रहे हैं जनरली, आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी आप उसमें डालते हो वो दूसरी कंपनी को बेच दी जाती है, ये हो गया। अब उसकी जगह आपको पता है कि मेड इन इंडिया ऐप बनने लग गए, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे नाम आ गए, मैंने 2-3 देखे थे, लिट लॉट नाम से आ गया, और एक और ट्रेल नाम से आ गया, या पहले से ही था वो, लेकिन वो अब क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा और ऐड वैड करने लग गए जनरली कि हम मेड इन इंडिया है। लेकिन उनकी ना टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है, मैनेजमेंट सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का जो यूज़र इंटरफेस है, अंदर के जो भी क्या बोल सकते हैं आप, जो भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में या सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, जो भी उसमें फ़िल्टर या यूआई किए हैं, यूज़र इंटरफेस डाला गया है, वो ढंग से एक तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा, सिस्टम बहुत लैग करता है। तो उस केस में क्या होगा, लैक ऑफ ट्रेनिंग हो गई। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं किया गया, जो कि बाहर की कंपनी ने अच्छे ढंग से किया हुआ था। लेकिन एक कंपनी आ गई जिसने सारा का सारा क्या कर दिया, फीचर ऐड कर दिया, ठीक। तो वो कंट्रोलिंग सिस्टम उन्होंने क्या कर रखा है, उसमें डाल रखा है, उन्होंने रिस्क के पार्ट को भी देखा हुआ है, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कर रखा है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी हुई है। अगर कोई क्या होता है कि रिव्यू देता है, जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने अगर रिव्यू दे दिया कि यार ये तो ऐप सही नहीं है, पर्टिकुलर इसमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपने आप नीचे क्या करते हैं, वो रिप्लाई आपको दे देते हैं। क्यों, क्योंकि कस्टमर से रिलेटेड, कस्टमर की क्वेरी से रिलेटेड स्टाफ भी अच्छा बना हुआ है। तो अगर कंट्रोल अच्छा होगा तो उस केसेस में क्या होगा, आपकी सारी की सारी दिक्कत जो भी होगी वो सब कुछ सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हो और आपने गलत ओरिएंटेशन लगा दिया, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्लान, ये बोला टू अप्रोच एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ए प्लान हैज़ टू बी डेवलप सिमिलर टू द वन यूज्ड इन फाइनेंशियल ऑडिटिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे आप क्या करते हो, फाइनेंशियल ऑडिट करते हो, ऑडिट प्लान बनाते हो, सेम टू सेम आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ द टास्क इन्वॉल्व, डेफिनेशन ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स आ गया। फिर उसके बाद बोल दिया कि एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, क्योंकि देखिए जब भी आप एक ऑडिट प्लान बनाते हो उसमें आप क्या करते हो कि पिछली बार क्या ऑडिट हुई थी, क्या इंटरनल कंट्रोल का पार्ट था, ये आप जनरली देखते हो, ठीक है। आप ये नहीं देखते कि बीच में क्या हो जाएगा, जनरली आप क्या देखते हो एक तरीके से कि इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड या इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड क्या फीचर है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या चल रहा है, क्या पर्टिकुलर स्कोप होगा, उसको डिफाइन करते हो। तो सबसे पहले यही बोल दिया, डेफिनेशन ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जब भी ऑडिट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स को कवर करेंगे, तो वो स्कोप देख लिया आपने, कौन कौन से फंक्शंस और एक्टिविटी को देखोगे। एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कि क्या प्रोसीजर रहता है सिस्टम से रिलेटेड। एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, कि ये बोल रहा है कि सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको चेक कर रहे हैं और उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देख रहे हैं कि किन किन के पास ऑथोरिटी जनरली रहती है। फिर आपका आ गया ऑडिट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस, ये आ गया। एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एनकाउंटर्ड, फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन ओवर द कंट्रोल्स, जो भी मैनेजमेंट कंट्रोल, एप्लीकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, उस पर क्या कर रहा है, ऑडिटर अपनी ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, राय दे रहा है कि ये सही है नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, उन ओपिनियन के थ्रू उसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी और साथ में रिकमेंडेशन भी दे दिया कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन सिस्टम को सुधार करना है। तो ये सारा पार्ट तो आपने एनर्जी ऑडिट में भी देखा, एनवायरनमेंट ऑडिट में भी देखा, वही था। उसमें जनरली क्या था, प्री और मेन ऑडिट और पोस्ट, जनरली ऐसे पार्ट था। इसमें जनरली क्या बोल रहा है, नॉर्मल टास्क के फॉर्म में दे दिया कि सबसे पहले स्कोप आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, रिकमेंडेशन, उसके बाद रिकमेंडेशन नहीं,
जनरली इंटरनल कंट्रोल का पार्ट आ गया, प्रोसीजर का आ गया, फिर एविडेंस का पार्ट आ गया, फिर लास्ट में क्या हो गया, ओपिनियन के बाद रिपोर्ट देने का पार्ट आ गया। रिपोर्ट के बाद क्या करेगा, ऑडिटर एक तरीके से अपनी रिकमेंडेशन दे देगा कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपकी गलतियाँ हैं जिसको आपको सुधार करना है। One of the most difficult things in drawing the information system audit plan is to determine the objectives and scope of the audit. As guidance, one can take into account the following variables to determine such scope. अब ये बोल रहा है कि स्कोप डिसाइड करते समय आप ये सारे गाइडेंस ले सकते हो। सबसे पहले क्या बोल दिया, एक्सटेंशन एंड स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिट टेकिंग प्लेस, ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ द रिव्यू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। देखिए वो ये इंटरनल ऑडिट किसके हाथ में, एक्सटर्नल ऑडिट का पार्ट क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, नेचर क्या रहेगा, क्योंकि आप क्या करते हो उसमें टाइम का पार्ट भी देखते हो कि टाइम के पार्ट को भी कवर करते हो, नेचर के पार्ट को भी कवर करते हो, और किस एक्सटेंट रहेगा उस पार्ट को भी कवर करते हो। डायमेंशन ऑफ द इंस्टॉलेशन एंड लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसका कैसे इंस्टॉल किया गया पार्ट को, कितने सॉफ्टवेयर, कितने हार्डवेयर, क्या क्या उसके लिए फैसिलिटीज़ लगी, कितने लोग उनके लिए हायर करने पड़े, वो सारा पार्ट आपको देखना है। और कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल क्या है, लेवल ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेसेस, कि जो डेटा है वो कहाँ पे आके एक जगह स्टोर होता है वो देखना है। तो ये बोल रहा है कि डेटा जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके अलावा डेटा कहाँ पे इंटीग्रेट होता है, कहाँ पे आके मिलता है, इसका मतलब बेस कहाँ पे है जहाँ से डेटा लीक होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको प्रॉपर सिक्योर किया गया है नहीं किया गया। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोसीजर्स एंड नॉर्म फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट के लिए या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए जो भी प्रोसीजर्स या जो भी नॉर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। अब सिग्निफिकेंस में क्या बोल दिया मैंने, 3 ही लिए, टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, टू फिल्टर आउट नॉइज इन द सिस्टम, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक रेपुटेशन। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो सिस्टम ऑडिट है जनरली ये कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन की बात करते हो तो ज़रूरी नहीं है वो कंप्यूटर फॉर्म में हो। अगर आप MIS देखते हो, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो ये मत बोलना कि हमेशा कंप्यूटराइज होता है, नहीं, नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन आजकल क्या है, कंप्यूटराइज फैसिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे ही कर रहा हूँ, या किसी मोबाइल पर जनरली क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ तो हो ही रहा है। तो ये बोल रहा है कि टू एंश्योर करना सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, की जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो हैकर्स के पास ना पहुंच सके, उससे रिलेटेड हमने सारे सिक्योरिटी मेजर्स कर रखे हैं। जब भी कोई क्लाइंट अगर मेरी साइट पे आता है तो मैंने क्या बताया, उसके लिए मैंने पर्टिकुलर साइट पे क्या कर रखा है, सिक्योरिटी का फंक्शन ले रखा है। आप जनरली देखते हो कि एक लॉग बना हुआ रहता है इस टाइप का जब भी किसी साइट में जाते हो। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे अगर आप अपनी बैंक की डिटेलें भरोगे, जैसे मैंने एक RSCIT का क्या कर रखा है, कंप्यूटर कोर्स ले रखा है, लोगों को सिखाता हूँ, बच्चों को मैं। तो एक साइट है जिसमें क्या होता है कि उनको कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो सिक्योर नहीं है, वो तो अनसिक्योर है। अब उसको कोई हैक करेगा भी नहीं जनरली, क्योंकि उसमें तो बच्चों का डेटा क्या रहेगा कि लॉगिन नंबर है और सब कुछ है, और बच्चे क्या करते हैं उसमें पढ़ते हैं। अब उसको हैक करने की किसी को ज़रूरत ही क्या रहेगी। लेकिन जहाँ पे क्या है, हम पेमेंट करते हैं, बच्चों का पेमेंट आता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट में जमा कराते हैं और बाकी हमारे पास आता है, तो वो सिक्योर है। तो हमें पता है कि सारी बैंक की डिटेल कहाँ पर डली हुई है, उसमें डली हुई है, इसमें तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो उन्होंने सिक्योर नहीं कर रखा, लेकिन इस साइट को उन्होंने सिक्योर, यानी उनकी 2 साइट है, एक को सिक्योर बना रखा है, एक को सिक्योर नहीं बना रखा। तो किन के ऊपर है, उनके ऊपर है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे सिक्योर किया गया है। ऑडिट के थ्रू पता चल जाएगा। ये बोल रहा है टू फिल्टर आउट नॉइज इन द सिस्टम। देखिए ये जनरली पार्ट है ना, इसका भी मैंने डिटेल में कवर नहीं कर रखा, जो ये सारा बताया हुआ मैंने। तो इसके लिए भी PDF में मैंने अलग से दे रखा है, देखिए यहाँ पे है, यानी मेरे पास एक PDF है जिसमें है पार्ट, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, वैसे आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि देखिए फिल्टर आउट नॉइज इन द सिस्टम का मतलब ही क्या है कि जो आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें अगर है ना, ये मान के चलिए कि डेटा में नॉइज़ का मतलब क्या होता है कि देखिए इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रही है तो उसमें कोई दिक्कत हो रही है, या मैंने अगर आपको कुछ बात बताई, आप उसको ढंग से क्या कर पाए, समझ नहीं पाए, तो कम्युनिकेट नहीं हो पाई, तो कुछ मिस्टेक हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, या जो भी फैक्ट्स है वो मिस रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए एक तरीके से क्या ऑडिट आपकी हेल्प करती है, वो नॉइज़ को आइडेंटिफाई करती है और उसके बेसिस पे क्या करती है, करेक्टिव एक्शन लेने को आपको डिसाइड करती है। तो नॉर्मल पार्ट है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। फिर बोल रहा है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक रेपुटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक सिक्योर सिस्टम होगा तो पब्लिक उसको ही एक तरीके से क्या करेगी, प्रेफर करेगी। मैंने आपको बोला, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो सिक्योर सिस्टम है उसमें चाहे पब्लिक को कम बेनिफिट मिल रहा है तब भी वो प्रेफर करेगी, क्योंकि अनसिक्योर सिस्टम में जनरली क्या होता है, रिस्क ज़्यादा रहती है, उसमें बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। लेकिन पब्लिक क्या है, पब्लिक को डर लगता है कि कहीं मेरा एक तरीके से अमाउंट ना चले जाए। ठीक है, तो वो ऐसे सिस्टम पे बिलीव करेगी, सिक्योर सिस्टम में, जहाँ पे उनको चाहे बेनिफिट ज़्यादा नहीं हो रहा हो लेकिन सिस्टम सिक्योर होना चाहिए। जैसे देखिए इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको पता है कि आपके कैपिटल खोने का आपको डर लगा रहता है, तो आप क्या सोचते हो, प्रॉफिट कम मिले लेकिन रिस्क कम होनी चाहिए, रिस्क ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि मेरे कैपिटल लूज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे प्रॉफिट मुझे कम मिले।
और कई जने क्या करते हैं, रिस्क ज़्यादा लेते हैं, हाई रिस्क, तो उसमें उनके कैपिटल डूबने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपकी अप्रोच है कि हम ऐसे सिक्योर्ड सिस्टम को देख रहे हैं जहाँ पे चाहे हमें बेनिफिट कम मिले लेकिन वो सिक्योर्ड होना चाहिए। ये नॉर्मल एक रैशनल पर्सन सोचता ही है। तो एक तरीके से क्या होता है, अगर आपका सिक्योर्ड सिस्टम होगा तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस बनेगा, तो अपने आप में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने की सोचेंगे एक तरीके से, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोचेंगी और कंपटीशन के चांसेस होंगे ही नहीं। तो वो ऑडिट के थ्रू पता चल जाता है। अब स्कोप बोल रखा है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, ये देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सिग्निफिकेंस कवर करवा दिया। अब स्कोप आएगा, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट का प्रोसेस आएगा, फिर लास्ट में आएगा बस स्टेप्स और ख़त्म। ठीक है, अब सबसे पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं स्कोप में क्या है। देखिए, जब भी आप स्कोप की बात कर रहे हो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, तो आप देखिए कि उसमें टॉप से लेके जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो कितना इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हेल्प कर रहा है या कितना एक तरीके से उसमें काम ले रहा है। ठीक है, उस बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, यानी कहाँ कहाँ पे आपको अपने बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड ऑडिट करनी पड़ेगी। तो ये बोल रहा है कि द स्कोप ऑफ सिस्टम ऑडिट कवर्स द एंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रोसेस। तो कौन कौन मैनेज कर रहा है उसको, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट। टॉप का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जो प्लानिंग ये पॉलिसीज़ जनरली क्रिएट करने का काम करते हैं। फिर आपको पता है मिडिल, जो कि उनकी प्लानिंग पॉलिसीज़ को एक तरीके से क्या है, टैक्टिकल तरीके से देखते हैं। ठीक, फिर बाद में लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो कि एक तरीके से ऑपरेशन करवाते हैं, वर्क करवाते हैं, किन के थ्रू, स्टाफ के थ्रू, वर्कर के थ्रू, जो भी हो गए एम्प्लॉयज़ हो गए उनके थ्रू काम करवाते हैं। तो ये कैसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बोला था स्कोप इंक्लूड रिव्यू ऑफ द एंटायर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, शुरू में आ गया द रिव्यू ऑफ टेक्नोलॉजी चॉइस। ठीक है, कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी को फॉलो किया है। अब देखिए, ये तो जनरली क्या है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पार्ट भी आ सकता है कि किन तरीके से आपने कंप्यूटराइज इक्विपमेंट का यूज़ किया है, कौन कौन से आपने इन्फॉर्मेशन के फ्लो के लिए कंप्यूटराइज डिज़ाइन या डेवलपमेंट का यूज़ किया। अगर मोस्टली आप कंप्यूटर के फॉर्म में देख रहे हो, वैसे तो आप मैनुअल प्रोसेसिंग के फॉर्म में देखोगे तो क्या बोलोगे, क्या मैनुअल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट यूज़ किया है जिसके थ्रू डेटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में प्रोसेस हो रहा है या जा रहा है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो कंप्यूटराइज फॉर्म में होता है। द प्रोसेस एम्प्लॉय टू असेस रिस्क एंड लॉसेस दैट कुड अक्रू टू सिस्टम। ठीक है, तो एक तरीके से कैसे आपके डेटा के नुकसान होने के चांस हो सकते हैं, तो वो रिस्क आपने असेस करी, उसको कैसे सेफ रखना है, उसको कैसे सेफ गार्ड करना है, वो भी आपको देखना है। पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड्स आ गया, द केयर टेकन इन मैनेजिंग चेंजेस टू द सिस्टम, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो आप क्या कर रहे हो कि बहुत सारा डेटा है, उसमें से कोई सैंपल तो नहीं कवर कर रहे हो। अब क्या पता आपने बहुत सारा डेटा, मतलब पॉपुलेशन बोल दो, और पॉपुलेशन में आपने क्या कर दिया, जो भी रैंडम सैम्पलिंग ली, तो क्या पता पूरे पॉपुलेशन के पार्ट को कवर ही नहीं कर रही हो, तो आपने गलत सैम्पलिंग ले लियो, गलत टेस्टिंग कर दी हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिमिलर डेटा से रिलेटेड टेस्टिंग का पार्ट कवर करना है, वो देखना है। सिस्टम की रिलायबिलिटी को आपको चेक करना है। इट ऑल्सो कवर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, रिव्यू एप्लीकेबल मिनट्स नेटवर्क, वर्क स्टेशन, इंटरनेट, डिजास्टर रिकवरी एंड अदर IT सिक्योरिटी पॉलिसीज, ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोसीजर, सेग्रीगेशन ऑफ IT ड्यूटीज़, इंटरनल क्वालिटीज़ एंड इंटीग्रिटी कंट्रोल, डेटा कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, यूज़र आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन, यानी जो यूज़ कर रहा है उसके आइडेंटिफिकेशन को ऑथराइज़ किया जाए। तो कभी कभी क्या होता है, किसी साइट में आप जाते हो तो यहाँ पे लिखा आता है ना कि आप कहीं रोबोट तो नहीं हो, जनरली जैसे क्लिक करते हो तो उसको पता चल जाता है, नहीं कैप्चा कोड आता है कभी कभी, वो जनरली आपको फिल करना पड़ता है, तो वो यूज़र का आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। OTP आता है आपके मोबाइल में कि जनरली जो मोबाइल नंबर दिया वो आपके पास ही है। यूज़र लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई हैकर भी हैक कर लेता है, लेकिन OTP इनके थ्रू एक तरीके से क्या होता है, सिक्योरिटी का पार्ट रहता है, कैप्चा कोड होता है, ये सारा पार्ट यूज़र लेवल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड ट्रांजेक्शन, एक्टिविटीज़ एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, बैकअप प्रोसीजर, अदर ऑपरेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल, इंश्योरेंस कवरेज, नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूडिंग द इंटरनेट, इंटरनल ऑडिटिंग प्रोसीजर, कंटिजेंसी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोसीजर। ऊपर भी आ गए हैं वैसे तो लिखे हुए बार बार। वेंडर ड्यू डिलिजेंस, कि जो भी हमें क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो गया, उसकी जनरली कितनी ड्यू डिलिजेंस है, मतलब वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कितनी जल्दी करता है। ठीक, तो ये सारा पार्ट स्कोप में आ गया। अब ये बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट का प्रोसेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज एन एवोल्यूशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल इन ए कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट। कंट्रोल कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर विच आर वेरीफाइड बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। मैनेजमेंट कंट्रोल, अब देखिए मैनेजमेंट कंट्रोल में वो क्या देखेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे प्लानिंग बोल रहा हूँ, प्लानिंग पॉलिसीज़ इनका पार्ट आएगा, प्रोसीजर्स का पार्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड क्या फॉलो किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, जो कि जनरली देखेगी कि पॉलिसी सही है या नहीं है, उनको अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो भी प्लान पॉलिसीज़ बनी है उनको एक तरीके से वो चेक करेगी।
बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। तो सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ किया गया है, कौन सी बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए क्या क्या प्लानिंग की गई है। तो यहाँ पे देखिए प्लानिंग पॉलिसी का पार्ट आ गया, बस याद रखना है। उसको कंट्रोल करने का पार्ट आ गया, ऑडिट के थ्रू वो कंट्रोल होता है। यानी अगर आपने प्लानिंग जो भी क्रिएट की और आपको पता है कि आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू सारा काम हो गया, अब आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, सही नहीं चल रहा, तो पता चल जाएगा कि आपने प्लानिंग सही ढंग से या पॉलिसी सही ढंग से बनाई नहीं, तो उसको अगली बार आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। ऑपरेशनल कंट्रोल, मॉनिटरिंग फिजिकल एसेट्स, क्योंकि बिजनेस के ऑपरेशन के लिए किसकी ज़रूरत होगी, एसेट्स की। तो जो भी हार्डवेयर ये उनका देख रहे हो पार्ट। वैसे देखिए क्या बोल रहा है, एंश्योरिंग एडिक्वेट एनवायरमेंटल कंट्रोल सच एज एयर कंडीशनिंग, क्योंकि कोई भी मशीन से जहाँ ऑपरेट होती है तो क्या पता उनको एयर कंडीशनिंग की भी ज़रूरत होती है। पावर कंडीशनिंग, कि लाइट बार बार नहीं जा रही हो, अगर लाइट जा भी रही है तो आपके पास यूपीएस फंक्शनिंग होनी चाहिए बैकअप के साथ, प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारा पार्ट इसमें आ गया। देखिए एयर कंडीशनिंग में बोल रहा है डस्ट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ये सारा पार्ट देखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपने क्या करा है, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो यहाँ पे क्या बोला, डिफाइनिंग रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ यूजर डिपार्टमेंट एंड आईटी डिपार्टमेंट। जैसे नॉर्मल प्रोडक्शन परचेज फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करते हो, वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हो गए, जो स्टाफ हो गए, उनके बीच में क्या उनका रोल है, क्या अथॉरिटी है, कहने का मतलब क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ है, वो सारा पार्ट डिसाइड कर दिया। डिफाइनिंग रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ विथ आईटी डिपार्टमेंट सच एज डेवलपर्स, ऑपरेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे पता चल जाएंगे। इनके थ्रू एक तरीके से कंट्रोल का पार्ट रहेगा, क्योंकि ऑडिट के थ्रू पता चल गया कि डेवलपर ने कैसे ये मान के चलिए कि जो भी सॉफ्टवेयर है उनको डेवलप किया है नहीं किया, ऑपरेटर ने उस पर्टिकुलर सिस्टम को ढंग से ऑपरेट किया नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया या नहीं किया, वो सारा पार्ट आपको पता चल जाएगा, जिससे वो पर्टिकुलर स्टाफ की कमियों को पता किया जा सकता है और उसको दूर किया जा सकता है या पर्टिकुलर स्टाफ को हटाया जा सकता है। एप्लीकेशन कंट्रोल, ये बोल रहा है कि हर कंप्यूटर सिस्टम और सब सिस्टम में क्या होता है, ओन सेट ऑफ कंट्रोल होते हैं, इनपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, आउटपुट के लिए। ये बोल रहा है हर कंप्यूटर सिस्टम और सब सिस्टम में क्या होते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट का पार्ट होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई डेटा देते हो, अगर आप कीबोर्ड पे लिखते भी हो तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ और बाद में क्या निकल के आ गया, आउटपुट निकल के आ गया। जैसे हम मोबाइल में क्या करते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमने क्या करा, जो भी पर्टिकुलर फोटोज़ दिए या इनपुट दिया उसके थ्रू प्रोसेस होकर क्या होगा, वीडियो बन के निकल के आ जाती है। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्यूटर के जो भी सिस्टम सब सिस्टम होंगे बिजनेस में, उसमें इनपुट दिया, प्रोसेस होकर आउटपुट निकला। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोसेसिंग कंट्रोल शुड ऑल्सो एंश्योर चेक्स फॉर लीगल कंप्लाइंस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल को देख रहे हो, प्रोसेसिंग कंट्रोल में देख रहे हो कि जो भी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो किया गया नहीं किया गया। वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट ईच ऑफ द कंट्रोल नीड्स टू बी स्टडीड फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड एडिक्वेसी। तो ये बोल रहा है कि जब भी ऑडिट को परफॉर्म कर रहे हो, तो जब आप एप्लीकेशन कंट्रोल देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि वो सब सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्या पता वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो, ऑडिटर को पता चल गया और ऑर्गेनाइजेशन ने जानबूझ के दिखा रखा है उस पर्टिकुलर सब सिस्टम को, जबकि ऐसा कोई सब सिस्टम है ही नहीं। तो उसका एग्जिस्टेंस देखना और एडिक्वेसी देखना, तब जाके ये एप्लीकेशन कंट्रोल हो पाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग IS ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। मेरे हिसाब से इसमें 9 स्टेप हैं, देख लीजिए। हाँ 9 स्टेप है, ये होगा 9 स्टेप होते ही आपका सारा का सारा पार्ट कवर। देखिए अगर आप क्या करोगे कि गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे तो इतना मिलेगा नहीं इसका पार्ट, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कुछ और भी स्टेप दिख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन ये तो क्या है, मेरे को ये मान के चलिए कि CS की बुक है रेफरेंस, उससे जनरली मिल गए थे, इसलिए मैंने ये कवर कर लिए। नहीं तो मैं ये वैसे कवर नहीं कर रहा था स्टेप, लेकिन मुझे लगा कि ये भी पर्टिकुलर आपको बता देने चाहिए, क्या पता स्टेप्स भी आपके आ जाए। अब देखिए स्टेप ऊपर नीचे किसी के हो सकते हैं, लेकिन सबका मतलब क्या होता है, सेम। तो एग्जाम में क्या करना, अपना दिमाग लगा के अप्लाई करना किस तरीके से आ रहा है। देखिए अब इसमें सबसे पहले दे रखा है परव्यूइंग द एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है, जो भी बिजनेस के इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एनवायरनमेंट है वो देख रहा है, यानी स्कोप देख रहा है, कितना जनरली इसमें स्कोप कवर हो रहा है, क्या प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं, वो सबसे पहले ये कवर कर रहा है। तो इसमें ये देखेगा कि जो भी एप्लीकेशन है वो कौन सी मशीन्स पे रन हो रही है बोल रहा है, तो वो सारा एक तरीके से कंप्लीट पिक्चर देखने की करेगा, ये बोल रहा है। फिर इसमें बोल रहा है कि वो जो भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, उनके लोगों के साथ डिस्कस करेगा कि किस तरीके से आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसमें क्या क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किए हैं, ताकि थोड़ा सा उसको एक तरीके से नॉलेज तो मिल जाए। तो शुरू में आपको पता है कि जब भी प्लान है बनाते हैं, ऑडिट टीम होती है, जैसे आपने देखा था कि प्री ऑडिट एक्टिविटी या प्री फेज एक्टिविटी जो भी थी ऑडिट से रिलेटेड, तो वैसे ही यहाँ पे यही बोल रहा है परव्यूइंग द एनवायरनमेंट, जिसमें स्कोप देखा जा रहा है आपके बिजनेस का, कौन देख रहा है, ऑडिटर देख रहा है, आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसे रन करता है,
उससे रिलेटेड डेवलपमेंट मेंटेनेंस जो भी डिपार्टमेंट है उनसे बातें पूछे जा रही है, वो सारा पार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बोला द ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड विच एप्लीकेशन आर रनिंग ऑन विच मशीन एटसेट्रा। ये जो दे रखा है S/H या मतलब यहाँ पे ये शी और ही, ठीक है। तो यहाँ तो मैं ही के सेंस में पढ़ रहा हूँ, ही मस्ट मीट द IT एंड द यूजर्स टू गेट ए कंप्लीट पिक्चर। तो ये बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, जो इसको यूज़ कर रहे हैं उनसे पूछ लिया गया ताकि एक रिव्यू मिल जाए। शी और ही मीट्स एंड डिस्कसेस विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस स्टाफ एज वेल एज द फैसिलिटीज मैनेजमेंट पीपल आ गया। इन केस द ऑडिटर डिसाइड टू यूज़ एनी ऑडिट सॉफ्टवेयर ही मस्ट डिसाइड वेदर द गिवन एनवायरनमेंट वुड सपोर्ट इट। अगर उसको लग रहा है कि मैं ऑडिट करने के लिए अपने ऑडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँ, तो जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का एनवायरनमेंट है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट सॉफ्टवेयर के साथ मैच कर पा रहा नहीं कर पा रहा, यानी ऑडिट सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें ऑर्गेनाइजेशन के सारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, या हमें मैनुअली क्या करना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ये कर पा रहा है तो अच्छी बात है ऑडिट सॉफ्टवेयर। फिर ये बोला ही मस्ट ऑल्सो असेस हिज ओन टेक्निकल नॉलेज स्पेसिफिक टू द सिस्टम एंड एनहांस इट एज नेसेसरी। तो जो ऑडिटर होगा जनरली उसके पास क्या होगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। आप बोलते हो कि जैसे वो क्या कर रहा है, कार्ड को फॉलो कर रहा है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को फॉलो कर रहा है, तो ये जनरली क्या है, CA इसमें आपने पढ़ा होगा, या CS जनरली होगा तो उसमें भी शायद पढ़ा होगा। इस तरीके से बहुत सारा अलग से पार्ट आता है। जब मैं पहले पढ़ता था तब तो क्या बोलते थे, इसका बोलते थे समथिंग यही बोलते थे, इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑडिट, क्योंकि मैंने अराउंड 2013 में ही छोड़ दिया था CA का पढ़ना, कुछ प्रॉब्लम थी इस चक्कर में। यहाँ पे बोल रहा है द ऑडिटर दस अंडरस्टैंड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव इन स्पेसिफिक टर्म सच एस एरियाज कवर्ड इन पास्ट, एरिया टू बी रिविजिटेड, डिफाइंस द स्कोप क्लियरली, गैदर्स नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरव्यूइंग द पीपल कंसर्न। देखिए वही आ गया। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए उसने क्या कर दिया, जो एरिया कवर किया गया था पास्ट में या पिछली बार जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम था उसको उसने देखा, उसके स्कोप को देखा कि किस किस तरीके से ऑडिट की गई थी पिछली बार। तो वो पिछली हम बोल सकते हैं कि पास्ट ईयर की ऑडिट को कवर कर लिया उसने। जो पर्सन क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, उनके बैकग्राउंड को कवर कर लिया, उनके साथ इंटरव्यू कर लिया। फिर देखिए क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए ये बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ओवरऑल फ्रेमवर्क को देखना पड़ेगा, सारे के सारे सिस्टम के अंदर जो सब सिस्टम है उसको चेक कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बोल रहा है कि जो यूज़र डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या करता है, क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन ये सारी प्रोवाइड करता है, तो किस तरीके से इनपुट ओरिजिनेट हो रही है, तो वो सारे एंटायर सिस्टम के बोल रहा है वॉक थ्रू करेगा, मतलब सबको एक तरीके से चेक करता जाएगा। और कुछ भी डेफिशिएंसी या हर्डल अगर उसको फेस हो रहे हैं सच एस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन शुड बी स्ट्रेट अवे रिकॉर्डेड, तो उसको रिकॉर्ड करता जाएगा, जो भी अपने वर्किंग पेपर है उसमें रिकॉर्ड करता जाएगा। ऑडिटर देन मेक्स हिज ओन शॉर्ट नोट्स ऑन द सिस्टम फंक्शनिंग पर्टिकुलर, यानी सिस्टम कैसे काम कर रहा है उनसे रिलेटेड वो नोट्स बना लेगा कि सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको क्या डॉक्यूमेंटेशन मिले या नहीं मिले। पर्टिकुलर्स अटेंशन इज गिवन टू द control aspects such as assuring completeness of input, correctness of input, how correctness of processing ensured, and how completeness and correctness of reports, especially the infrequent but important ones। तो ये बोल रहा है कि ऐसी वो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स देखेगा, इन्फॉर्मेशन देखेगा जो कि जनरली क्या है, फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी मैटेरियल इन्फॉर्मेशन उसको पता चल जाएगी जो कि अपनी वो रिपोर्ट में क्या कर देगा, एंटर करना चाहेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, जो भी अपने वर्किंग पेपर है ऑडिट से रिलेटेड उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन डाल देगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली या कुछ मुझे क्या है इनफ्रीक्वेंट चीज़ मिली है जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। द जॉब ऑफ अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन सिस्टम कैन बी मेड ईजियर एंड फास्टर बाई प्रिपेयरिंग ए फ्लो चार्ट एंड वेरीफाइंग द सेम। तो ये बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन सिस्टम को अगर उसको समझना है ऑडिटर को, तो वो क्या करेगा, एक फ्लो चार्ट बना देगा जिसके थ्रू वो आराम से वेरीफाई भी कर पाएगा। फ्लो चार्ट में जनरली क्या होता है, देखिए एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कैसे इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वो सारी अथॉरिटीज़ सारे डिपार्टमेंट को क्या करेगा, एक फ्लो चार्ट में कवर कर लेगा, एक लाइन में कवर कर लेगा। जैसे आप देखते हो ना, किसी में ब्रैकेट बन रहा है, किसी में सर्किल बन रहा है, किसी में डायमंड शेप बन रही है, इस तरीके से वो अलग अलग क्या करेगा, यस या नो। फ्लो चार्ट में जनरली ये होता है कि अगर यस है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, नो तो मैं पीछे हट जाता हूँ, फिर मुझे कुछ और चेक करना चाहिए। इस तरीके से वो क्या करेगा, फ्लो चार्ट बना देगा जिससे उसको जो भी दिक्कत है वो पता चल जाएगी। आइडेंटिफाइंग द ऑडिट रिस्क। देखिए अब रिस्क में क्या बोल रहा है, रिस्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग सिस्टम आर ऑफ टू काइंड। इसका मतलब देखिए क्या है, जब भी आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करते हो तो या तो मैनुअल मिस्टेक होगी या कंप्यूटराइज कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल दिया, रिस्क ऑफ लॉस, नॉन कंप्लाइंस विद लॉज एटसेट्रा विच अराइज फ्रॉम द सिस्टम
एंड इट्स यूजेस। कभी कभी सिस्टम भी क्या करता है, गलत काम करने लग जाता है, तो वो लॉ जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं कि कितने तक लोन देना है पर्टिकुलर, जैसे देखिए आपने जो भी पर्टिकुलर क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डाली उसके बेसिस पे आ गया कि इसको 10 लाख का लोन देना होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत हो गई और उस पर लिखा गया कि उसको आप क्या कर सकते हो, लोन दे सकते हो। यहाँ पे बोल दिया 10 लाख तक का लोन देना है, लेकिन वहाँ पे क्या गया 15 लाख का लोन देना है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ होने की वजह से आ गया। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, लॉ को फॉलो नहीं करा, किसकी वजह से, आपके कंप्यूटर सिस्टम के रिस्क की वजह से। डिटेक्शन रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ इनएडिक्वेसीज एंड प्रॉब्लम्स इन द ऑडिट प्रोसेस इटसेल्फ। ऑडिट प्रोसेस में कभी कभी क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम पता चल जाती है या इनएडिक्वेसीज पता चल जाती है, तो वो ये बोल रहा है। देखिए जैसे वो हो सकता है ना, डिटेक्शन रिस्क मैंने बोल दिया कि जैसे कोई क्लर्क है अकाउंटिंग का, उसने क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी सॉफ्टवेयर में। उसने क्या कर दिया, जैसे 9,99,000 थे, इतना था, उसने गलती से क्या कर दिया 8,80,000, उसको 8 कर दिया क्योंकि उसने पढ़ने में गलती कर दी, उसने लिखने में गलती कर दी, तो इस तरीके से सिस्टम में गड़बड़ हो गई। अब मैनुअल रिकॉर्डिंग तो सही हुई, उसको तो सही कर सकते हो, या वो भी गलत हुई तो उसको तो सही कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटराइज होने में शुरू से प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो वो पार्ट भी हो सकता है, तो इसलिए कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, रिस्क हो सकती है। द फर्स्ट टास्क बिफोर द ऑडिटर इज टू असेस द रिस्क एंड प्रायोरिटीज द सेम। द कॉमनली एसोसिएटेड रिस्क आर अनरीजनेबल प्रोसेसिंग। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सेप्ट ए सैलरी रेट फॉर पियोन हायर देन दैट ऑफ जनरल मैनेजर। इसका मतलब जनरल मैनेजर की सैलरी से ज़्यादा पियोन की सैलरी रेट को कवर कर रहा है, जबकि पियोन की सैलरी तो क्या रहेगी, जनरल मैनेजर से कम ही रहेगी। रेपिटेशन ऑफ एरर, वन एरर इन द प्रोसेसिंग लॉजिक लीड्स टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ एरर, कि अगर एक एरर कोई हो गया छोटा तो वो अगले प्रोसेस में जाके उसको बड़ा कर रहा है, इस तरीके से बड़ा एरर होता जा रहा है। कास्केडिंग ऑफ एरर in integrating system, the output of one system goes as input to another and so on. Propagation of error from one subsystem can thus cascade into several errors in the linked subsystem। यानी एक सिस्टम से सब सिस्टम में क्या हो रहा है, एरर जाता जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। फिर आपका आ गया इनकरेक्ट डेटा एंट्री, while amount and other numerical entry may be brought under the purview of control और हैश टोटल्स एंड thus deducted entries such as product type। देखिए हैश टोटल्स तो क्या होता है कि आपके मान लो कि अलग अलग फाइल्स हैं, ठीक है, उनमें जो टोटलिंग है उन सब का मिला के आप एक साथ टोटल कर रहे हो, तो जनरली वो क्या कहलाता है, हैश टोटल कहलाता है। या आपका एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें आपकी मान लो कि 15-20 फाइल है और 15-20 फाइल में अलग अलग जो फाइल है उसका टोटलिंग क्या कर रहे हो, आप एक साथ कर रहे हो, तो आपने जो भी हैश टोटल लिया, अब आपको पता है कि एक फ़ाइल में गलती है, लेकिन टोटलिंग में तो आपको क्या लगेगा, क्योंकि फ़ाइल के अंदर गलती है, आपको टोटलिंग तो सही लग रही है, तो आपने जब टोटल किया तो आपको हैश टोटल तो सही लग रहा है, लेकिन उस फाइल में गलती हो रही है वो आपको पता नहीं चली, तो बाद में आपको पता चलेगी। कह रहा है एंड दस डिडक्टेड एंट्री सच एज प्रोडक्ट टाइप which may determine the excise duty, sales tax, etc. can only be detected if the code is out of range or of a different type। तो ये बोल रहा है कि जनरली प्रोडक्ट का टाइप है ना, उससे रिलेटेड जो भी एरर है एंट्रीज वो कब डिटेक्ट होगी, जब ये बोल रहा है कि अगर वो आउट ऑफ रेंज हो, यानी जो भी कोड बनाया गया, जो भी प्रोडक्ट टाइप लिखा है वो बिल्कुल अलग टाइप का लिख दिया हो गलती से। जैसे हमने बोल दिया कि अगर आपका क्लोथ्स का, स्टील का, सीमेंट का है, तो जो क्लोथ से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसको गलती से आपने स्टील लिख दिया, तो वो तो पता किया जा सकता है क्योंकि बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे क्या है, रेंज हो गई, या इसके अंदर भी क्या हो गए, बहुत सारे लॉट नंबर हो गए, तो वो लॉट नंबर क्या है, अगर हल्का सा चेंज हो जाए तो आपको पता ही नहीं चल रहा उसमें गलती का, क्योंकि देखिए क्या है, जैसे 001 है और एक लॉट नंबर है 0001, तो देखिए सिर्फ एक जीरो ज़्यादा है अगले लॉट में, तो इससे आपको कभी कभी गलती पता नहीं चलेगी। तो ये बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर वैलिड कोड्स एंड बी इज़ एंटर्ड फॉर ए देन द एरर कुड गो अननोटिस। इसका मतलब ए और बी दोनों के वैलिड कोड्स हैं और बी इज़ एंटर्ड फॉर ए, बी की जगह ए की जगह बी को एंटर कर दिया, तो उस केस में क्या हो गया, एरर अननोटिस हो गया, पता ही नहीं चल पा रहा। कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनुअल सिस्टम, सम सेम ट्रांजेक्शन इज सीन बाय सेवरल पर्सन इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर्स। In information system, since so much of integrated processing takes place, the error control has to be much more rigorous। देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि मैनुअल सिस्टम में तो क्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रहा है, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन सेम उसको अगर पता चल जाता है तो एरर वो पता कर सकता है कि भाई ये दो बार ट्रांजेक्शन कैसे हो गए, जर्नलाइज 2 बार कैसे हो गया, पोस्टिंग कैसे हो गया 2 बार। लेकिन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या बोल दिया, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, यानी ये मान के चलिए कि जैसे आपने एक प्रोसेस में इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाला, वो दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है, तो पर्टिकुलर जो स्टाफ है इतनी नीड नहीं होती आपको स्टाफ की,
तो उस केस में क्या होगा, आपको पूरे प्रोसेस को वापस से ढंग से देखना पड़ेगा। तो बोला द एरर कंट्रोल हैज़ टू बी मच मोर रिगरस, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला वो हो सकता है। द नेक्स्ट स्टेप टू सी विच ऑफ द रिस्क कैन हैव सीरियस एडवर्स आउटकम एंड असाइन हायर प्रायोरिटी टू दैम। सम ऑफ रिस्क मे बी ट्राइवल एंड हैंस ड्रॉप फ्रॉम द लिस्ट। कुछ रिस्क जरूरी नहीं कि रिस्की हो इतनी ज़्यादा, यानी उसके अकरेंस नहीं होते हैं बार बार, तो उस केस में क्या कर सकते हो, उसको ड्रॉप कर सकते हो। अब आपको बोल दिया आइडेंटिफाइंग ऑडिट एविडेंस। ये बोल रहा है कि जो भी लिस्ट ऑफ एविडेंस है एग्जॉस्टिव, वो किससे लोगे, वही जो आपने फ्लो चार्ट गैदर किया, जो भी रिस्क एनालिसिस ऊपर किया बताया। द ऑडिट एविडेंस इज देन डॉक्यूमेंटेड इन टर्म्स ऑफ मीडियम ऑफ डेटा, डेटा फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, डेटाबेस यूज्ड, बैकअप पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेट्स एक्सेट्रा। तो ऑडिट एविडेंस को आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, किसके टर्म में, डेटा के फॉर्म में, डेटा फॉर्मेट स्ट्रक्चर के फॉर्म में, बैकअप ले लोगे, और बार बार क्या करोगे, एक तरीके से अपडेट भी करते रहोगे। दिस वुड एनेबल द ऑडिटर टू डिसाइड ऑन द मेथोडोलॉजी टू बी यूज्ड फॉर वेरीफाइंग द वेरासिटी ऑफ एविडेंस, कि एविडेंस कितना वेरिएंस हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसको बार बार वो क्या कर रहा है, देखते जा रहा है। क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेट, इसका मतलब आप हर 1-2 महीने में जनरली क्या देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट को कवर कर रहे हो और देख रहे हो कि जो एविडेंस है उसमें क्या चेंज हुआ है। ठीक है, बैकअप कर रहे हो, जनरेट डेटाबेस का यूज़ कर रहे हो, जिसके बेसिस पे देख रहे हो कि पिछले डेटाबेस और इस डेटाबेस में क्या फ़र्क था, ये आ गया। फिर बोल रहा है आइडेंटिफाइंग की कंट्रोल पॉइंट, इसमें क्या बोल दिया, बेस्ड ऑन द रिस्क प्रायोरिटाइजेशन द ऑडिटर लुक फॉर दोज कंट्रोल पॉइंट दैट कंट्रोल मैक्सिमम रिस्क। दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। कहने का मतलब देखिए, ऑपरेशन कंट्रोल में ज़्यादा रिस्क है तो ऑपरेशन कंट्रोल को चेक कर रहा है, एप्लीकेशन कंट्रोल में ज़्यादा रिस्क है तो उसको चेक कर रहा है। सिंस देयर आर वेरी मेनी टेक्निकल एंड फंक्शनल फैक्टर टू बी अंडरस्टूड बिफोर द की कंट्रोल पॉइंट कैन बी पिन डाउन। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको की कंट्रोल पॉइंट को पिन डाउन करना है, यानी उनको पिन करना है कि कौन कौन से की कंट्रोल पॉइंट है, उससे पहले आपको बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे, फंक्शनल एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप कोई की कंट्रोल का पॉइंट पिन कर सकते हो कि आप डिपार्टमेंट को बता रहे हो कि आपको इस चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल करना है, ऑपरेशनल कंट्रोल आपका बहुत कम है, उसको आपको सही करना है। द रिस्क रेंज फ्रॉम ह्यूमन एरर टू एरर इन प्रोग्रामिंग लॉजिक एज वेल एज इंटेंशनल फ्रॉड। तो ये बोल रहा है कि रिस्क कैसे रेंज कर सकता है, ह्यूमन एरर, उसकी गलती हो गई, या बोल रहा है टू एरर इन प्रोग्रामिंग लॉजिक, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं ना C++, जावा, तो उसमें क्या कर दिया उन्होंने, ढंग से डेटा का यूज़ नहीं करा, ढंग से इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करी, जिसके थ्रू जो भी सॉफ्टवेयर निकल के आया या जो भी सिस्टम आया उसमें जो भी आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो वो गड़बड़ हो रही है। क्यों, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ही गड़बड़ थी, या जानबूझ के फ्रॉड किया गया, जिससे एक तरीके से जो भी कैश वैश है उसका फ्रॉड किया जा सके, कैश को एम्बेजल किया जा सके। अभी बोल रहा है आइडेंटिफाई कंट्रोल वीकनेसेस, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द कंट्रोल मे बी लीविंग द डोर ओपन फॉर सम लॉस टू अकर। तो ये बोल रहा है कि कभी कभी कंट्रोल से रिलेटेड वीकनेसेस भी हो जाती है, कहने का मतलब लॉस भी अकर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल चेकिंग वेदर द अमाउंट फील्ड इज न्यूमेरिक एंड बिलो 9,99,999 इन वैल्यू डज नॉट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ 89 बीइंग एंटर्ड एज 98। ये बोल रहा है कि कुछ अमाउंट फील्ड होती है जो इस टाइप की होती है, जैसे देखिए अमाउंट क्या आ गया 89546, उसको गलती से आपने 98546 कर दिया, क्योंकि 8 और 9 है उसकी जगह 98 कर दिया। तो बोल रहा है कि 9,99,999, मतलब एक तरीके से 10 लाख से कम के भी जो भी अमाउंट है, तो उसको आप क्या करते हो, अगर ये 99 हो गए तो इधर 89 है, इधर 98 है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है, किसी न किसी अमाउंट में दिक्कत हो सकती है जो कि सिमिलर लग रहे हो, ये ऐसे बोल रहा है। यानी जैसे देखिए 54 हो गया, 45 हो गया, सेम लग रहे हैं तो गलती हो सकती है। वैसे ही बोल दिया टेक एन एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, वेयर क्लर्क रेजेज ए रिक्विजिशन एंड द ऑफिसर अप्रूव इट। तो उसने क्लर्क ने रिक्वेस्ट की किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए कि आप क्या करो, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो ऑफिसर होता है वो अथॉरिटी होता है, जब तक वो साइन नहीं करेगा, अप्रूव नहीं करेगा, तब तक क्लर्क क्या करेगा, किसी भी पर्टिकुलर जॉब को आगे काम नहीं कर पाएगा। तो क्लर्क ने क्या करी, रिक्वेजिशन रेज करी, ऑफिसर ने अप्रूव कर दी। ऑफिसर में भी लॉडेड विद अदर वर्क, ऑफिसर के पास और भी काम थे, तो उसने क्या करा, अपना जो पासवर्ड था वो क्लर्क को दे दिया, और क्लर्क को क्या बोला कि आप एंटर कर दो, ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दो। अब देखिए वैसे ऑफिसर ऑथराइज करता, ऑफिसर खुद करता तो सही रहता, लेकिन ऑफिसर ने क्लर्क को पासवर्ड दे दिया और क्लर्क ने अपने हिसाब से जो ट्रांजैक्शन है उसका अमाउंट डाल दिया, और उसने गलती से क्या कर दिया, सीरियस मिस्टेक कर दी। क्लर्क नॉट बीइंग सो नॉलेजेबल कैन कमिट सीरियस मिस्टेक, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो ऑफिसर से बार बार पूछना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑफिसर अपना काम कर रहा था, और ऑफिसर ने क्लर्क को पासवर्ड दे दिया, उसके बेसिस में उसने जो भी ट्रांजैक्शन एंटर किया वो गलत हो गया, ठीक है, या अमाउंट गलत एंटर कर दिया। द सिस्टम अज्यूम्स दैट द अप्रूवर हैज़ सीन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब सिस्टम को क्या पता चल रहा है, सिस्टम को तो यही पता चल रहा है ना कि ऑफिसर ने ही किया होगा, चाहे किया क्लर्क ने, लेकिन किसने किया होगा, ऑफिसर ने। तो सिस्टम क्या बोल रहा है कि सारे एस्पेक्ट सही है, वो ये मान के चल रहा है और उनको एक्सेप्ट कर लेता है।
तो वो गलती को भी सिस्टम क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है वेरीफाइंग वेरिसिटी ऑफ कंप्यूटर फाइल्स। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक फर्टिलाइजर कंपनी है, तो जैसे एक सल्फर नाम से फर्टिलाइजर आता है और एक डैप नाम से भी फर्टिलाइजर आता है, गूगल पे सर्च कर लेना आपको पता चल जाएगा। तो बोला था प्राइस ऑफ सल्फर हैज़ बीन एरोनियसली टेकन एज ए प्राइस ऑफ डैप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सल्फर की प्राइस की जगह आपने दूसरे फर्टिलाइजर की प्राइस, यानी सल्फर की प्राइस को आपने क्या मान लिया, डैप की प्राइस मान लिया कि जैसे मान के चलिए कि इसकी प्राइस थी 100 रुपीज़ सल्फ़र की और इसकी कुछ और थी जैसे 150 थी, लेकिन आपने सल्फ़र की प्राइस को क्या कर दिया, डैप की प्राइस मान लिया, यही हो गया। तो डैप की प्राइस आपने 100 कर दी। द एरर गोज अननोटिस बिकॉज द हैश टोटल ऑल्सो वाज बेस्ड ऑन द रॉन्ग प्राइस। हैश टोटल मतलब क्या हो गया, मैंने बताया अलग अलग फाइल, मान लीजिए सल्फ़र से रिलेटेड फाइल थी, डैप फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो फाइल थी प्राइस की, उनका टोटल तो आपको क्या लगेगा, आपको तो लगेगा सही है, चाहे कोई सी प्राइस हो, क्योंकि आपको जनरली इतना पता नहीं चल रहा। तो ये बोल रहा है कि रॉन्ग प्राइस के बेसिस पे हैश टोटल तो सेम ही हुआ। द एरर इज डिटेक्टेड व्हेन द MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, जिसमें आपको पता है कि ये तो जनरली होती है, इसके अलावा आप एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हो, रिपोर्ट बोल सकते हो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम रिपोर्ट भी होती है। इस तरीके से बहुत अलग अलग रिपोर्ट आती है। डिसीजन सपोर्टिव सिस्टम रिपोर्ट भी आती है, DSSS। तो ये बोल रहा है कि जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट लेवल हो गया, उसने क्या बताया, लॉप साइडेड कॉस्ट आ रही है। क्या आ रही है, जैसे ही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट पता चली, क्यों, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट के सारे वर्क को चेक किया गया, तो इसमें पता चला लॉप साइडेड कॉस्ट है, मतलब एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम है, मतलब एरर है। तो ये बोल रहा है कि इस एरर को आपने मैनुअली तो करेक्ट कर दिया कॉस्ट शीट में, बट द सिस्टम स्टिल कैरीज द एरर, लेकिन सिस्टम में अभी तक सही नहीं हो पाया। इन शॉर्ट द ऑडिटर हैज़ टू स्टार्ट विद द यूजर आउटपुट दैट वाज करेक्टेड एंड कम बैक टू द कंप्यूटर फाइल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र आउटपुट जिसको करेक्ट किया गया, मतलब कॉस्ट शीट में जिसको सही किया गया उसको देखना पड़ेगा, फिर फाइल्स पे आना पड़ेगा, फिर फाइल्स को सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑडिटर शुड ऑल्सो लुक आउट फॉर करेक्शंस डायरेक्टली मेड ऑन डेटाबेस विदाउट करेक्टिंग द ट्रांजेक्शन फाइल। तो कंप्यूटर फाइल्स को सही नहीं किया गया, तो आपको क्या देखना है, मैनुअल के साथ साथ कंप्यूटराइज फाइल को भी चेक करना है कि उसमें कहीं प्राइसिंग के एरर के कारण हैश टोटल तो सही आ गया, लेकिन एक साइड का टोटल दूसरी साइड का टोटल अलग अलग आ रहा है, यानी डेबिट क्रेडिट जैसे बोलते हैं ना, तो वो गलत दिख रहा है। तो उसके बेसिस पे आपने चेक कर दिया कंप्यूटराइज फाइल को। तो आपको मैनुअल भी चेक करना है और कंप्यूटराइज फाइल को भी चेक करना है। कंडक्ट ऑडिट टेस्ट। An auditor may conclude that there is a possibility that the control do not detect a certain types of problem. In such cases, the auditor calculates the correct result for a correct data and passes the same through the सिस्टम। देखिए वो क्या कर सकता है, टेस्ट ऑडिट कर सकता है एक तरीके से, बहुत सारा है ना, पॉपुलेशन का पार्ट है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, उसमें से जो उसको सिमिलर डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं तो उनसे रिलेटेड वो सैम्पलिंग ले सकता है और चेक कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में ऑल्सो भी यूज़ फॉर दिस पर्पज़। इसी तरीके से आजकल बहुत सारे ऑडिट से रिलेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, उनका यूज़ कर सकता है। द रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन ड्रॉन, ये आ गया, यानी जो भी डेटा उसने सैम्पलिंग ली वो उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में पुट कर लेता है और उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो सही है नहीं है। ठीक, फिर बोल दिया कंक्लूडिंग द ऑडिट, लास्ट वाला। द टास्क इन्वॉल्व इन कंक्लूडिंग द ऑडिट्स आर डेवलप द फाइंडिंग हाईलाइट्स फैक्ट अगेंस्ट विच स्टैंडर्ड द फाइंडिंग्स हैव बीन मेड एंड इम्पैक्ट एनालिसिस। देखिए सीधी सी बात है, प्लान बनाते समय जो आपने स्टैंडर्ड तय किए थे, ठीक है, यानी जो आपने सोचा था कि ये फाइंडिंग हमें मिलेगी तो आपने स्टैंडर्ड तय कर लिए, लेकिन आपको जो रियल में फाइंडिंग मिली या रियल में जो आपको फैक्ट मिले और जो स्टैंडर्ड थे उसके बीच में आपने डिफरेंस देख लिया, सीधी सी बात है, उसका इम्पैक्ट आपने एक तरीके से एनालिसिस कर लिया। डेवलप ऑडिट रिकमेंडेशन दैट वुड बेस्ट मिटिगेट द रिस्क अंडर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस। तो अपने उन्होंने रिकमेंडेशन दी है इसमें, रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट है उसमें से क्या कर दी, रिकमेंडेशन दे दी कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपका वीक है, उसको कैसे कैसे आप सुधार कर सकते हो, उसमें क्या क्या रिस्क है जनरली वो भी आपने बता दी। जैसे आपने ऊपर देखा था ना, डिटेक्शन रिस्क हो गई या पर्टिकुलर क्या हो गई, किसी स्टाफ के थ्रू एरर हो गया, तो वो चांसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है वो बता देगा। राइट द ऑडिट रिपोर्ट हाईलाइटिंग द अबोव। तो ये बोल रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट राइट करो जिसमें सारा का सारा पार्ट है कि हमने क्या फैक्ट फाइंड किए और जो स्टैंडर्ड थे उससे कितना वो डेविएट हुए और क्या हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं जिससे रिस्क को कम किया जा सके या रिस्क को रोका जा सके। अब देखिए रिस्क तो पूरी हटती नहीं कभी, तो उसको मिटिगेट किया जा सकता है, इसका मतलब रिस्क को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। द लास्ट स्टेप इज़ टू हैव ए मीटिंग with the management representatives who have to implement the findings and record the action point for the next audit review। तो वो क्या करेंगे, फाइंडिंग्स जो भी है ऑडिटर को पता चली, ऑडिटर रिकमेंड कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वो एक्शन पॉइंट को रिकॉर्ड करेंगे अगले ऑडिट रिव्यू के लिए, ठीक है, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडिटर को दे दें
ऑडिटर क्या करेगा, उसके बेसिस पे और भी एविडेंस कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को जाके चेक करेगा, पर्टिकुलर जो भी डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, जो भी ऑपरेशनल मैनेजर हो गया, उनसे जाके पूछेगा। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन उसे पता चलेगी, फिर अगली बार वापस से ऑडिट होगी। इस तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में देखेंगे हम सेफ्टी ऑडिट का पार्ट, और अगर ये सेफ्टी ऑडिट का पार्ट कम रहा तो हम उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट भी कवर कर लेंगे, या ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बचा हुआ है तो वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।